नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें रखने जा रहा हूँ। जैसे मसलन जय श्री राम और जय सिया राम में क्या फ़र्क है, जिसको आज जय श्री राम के बजाय मोदी ने जय सिया राम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जो इस वक्त मौजूए बहस है। जज़ायर फुरसान की भी बात होगी और जम्मू कश्मीर को लेकर के तुर्की ने जो ताज़ा बयान दिया है उस पर भी मैं बात करूँगा। पूरी दुनिया इस वक्त नस्ली हलाकत के दहाने पर आन खड़ी है, ये सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने बयान दिया है। देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। लेबनान के बेरूत में जो धमाका हुआ एमोनियम नाइट्रेट, आखिर ये है क्या, जिसके सिलसिले में कहा जा रहा है कि वहाँ ये ज़ख़ीरा बनाए हुए रखा गया था, उसी में ये सारी चीज़ें पेश आई जो धमाका हुआ है। हम आज एमोनियम नाइट्रेट के बारे में समझने की भी कोशिश करते हैं। अगर वक्त बचा, अगर लंबी देर ना हुई, तो मैं आपको इफ्तिखार गिलानी का एक मजमून पढ़ कर के भी सुनाना चाहता हूँ, जो कश्मीर के सिलसिले में एक तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि क्या कश्मीर की मुस्लिम शनाख्त कायम रहेगी अगले दिनों में। उन्होंने सवाल करते हुए बहुत सारे हक़ाइक़ से पर्दा उठाने की कोशिश की है। पैकेब नाज़रीन में तफसीलात में जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में मदद करें, लिंक को शेयर करें, इदारे को मजबूत करें। इसके अलावा आज के मॉर्निंग जो हमारा प्राइम टाइम शाये होता है 3 बजे के करीब में, उसको एज रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। यानी कि अगर कोई ऑफेंसिव या ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें मार धाड़ की होती है, अक्सर हम इस तरह की वीडियोस को अब दिखाना बहुत कम कर दिया है, लेकिन यूट्यूब के अपने उसूल और ज़वाबित बहुत सख्त होते चले जा रहे हैं। ऐसे हालात में चूँकि लेबनान की खबर हमने दिखाई थी मॉर्निंग प्राइम टाइम में, तो जब आप ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का इमेज आएगा। जब ये इमेज आएगा तो आपको जो है ये वीडियो देख सकते हैं, ये सिर्फ बच्चों के लिए छुपा दिया गया है, बच्चे इसको नहीं देख सकते। तो लिहाजा अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे जो एक पट्टी है जिसको हमने एरो मार्क बना करके निशाना किया है, अंडरस्टैंड एंड विश टू प्रोसीड, उस पर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो आपके लिए ओपन हो जाएगी। दरअसल उम्र के लिहाज से जो है देखा जाएगा, जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये वीडियो इस वक्त जो है नहीं देख सकते, इसलिए कि इसके अंदर लेबनान में जो धमाके हुए उसकी कुछ तस्वीरें हमने पेश की हैं, जो जाहिर सी बात है कि इस तरह की हसास तस्वीरें होती हैं, इससे बहैसियत इंसान तकलीफ पहुंचती है, फितरी तकाज़ा होता है। यही वजह है कि यूट्यूब के अपने कुछ उसूल और ज़वाबित होते हैं कि जो इंसानी एहसासात को उभारने वाले हों या उसको जो है तकलीफ़ पहुंचाने वाले हो, इस तरह की वीडियोस को वो जो एज बार के तौर पर जो मखसूस कर दिया जाता है। जब कभी हमारी वीडियो इस तरह एज बार के इस लाइन में आए तो उस वक्त आपके लिए सिर्फ ये करना है कि नीचे जो लाइन दी गई है उस पर क्लिक कर दे, तो फिर जो है वीडियो आपके लिए दीदार के लिए तैयार रहेगी। बहरकैफ नाज़रीन आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं, और वो पहली खबर है जय श्री राम या जय सिया राम। राम मंदिर का संगे बुनियाद रखने के बाद वज़ीर आज़म मोदी ने लोगों से खिताब किया और शुरुआत जय सिया राम के नारे से की। और यह अचंभे वाली बात थी, क्योंकि जो वज़ीर आज़म लगातार अपनी ज़िंदगी भर में जय श्री राम के नारे लगाते रहे, आखिर उसमें ये नरमी क्यों आई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का यह अमल काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि राम मंदिर तहरीक से लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक जय श्री राम का नारा लगाया जाता रहा है। इस नारे के हवाले से माहिरीन का ख्याल है कि शायद अब बीजेपी इश्तिआल से बाहर आना चाहती है जब ये नारा सुनाया गया या सुना गया। खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जय श्री राम का नारा एक बार नहीं बल्कि कई बार लगाया है अपनी ज़िंदगी में। वो कई बार इंतखाबी रैलियों और अवामी जलसों में ये नारा लगवा चुके हैं। वो ही नहीं बल्कि बीजेपी के तमाम लीडरान भी ये नारा अनगिनत बार लगा चुके हैं। माहिरीन का ख्याल है कि जय श्री राम के नारे में एक तरह का इश्तिआल नजर आता है और हिंदू वोट बैंक को मद्देनजर रखते हुए ये नारा लगाया जाता था। उसके बरअक्स जय सिया राम का नारा बिल्कुल अलग है और उसमें एक तरह की नरमी जाहिर होती है। माहिरीन का यह भी ख्याल है कि जय सिया राम हिंदी जबान वाले इलाकों में ख़ास तौर पर मगरबी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में आम लोगों में सलाम करने का एक तरीक़ा है और लोग नमस्कार की तरह ही इसका इस्तेमाल करते हैं। जय सिया राम के अलावा जय राम जी की या राम राम का भी इस्तेमाल सलाम के तौर पर किया जाता है, लेकिन जय श्री राम के साथ ऐसा नहीं है।
गुज़िश्ता सालों से इंतहा पसंदों की जानिब से गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग हो या फिर मजहब के नाम पर तशद्दुद, कई मौके पर मुसलमानों को ज़दुकोब करके उनसे ज़बरदस्ती जय श्री राम कहलवाया जाता रहा है। इसकी वजह से भी ये नारा गुस्से की अलामत बन चुका था। यही वजह है कि जय श्री राम से जय श्री राम की तब्दीली को मुस्बत नजरिए से देखा जा रहा है। माहिरीन का यह भी मानना है कि बीजेपी अब अपने पुराने इश्तियाल को तर्क करके उसके मकाम पर एक नए नारे को इख्तियार करना चाहती है, जिससे किसी को उसके इश्तियाल का एहसास ना हो। उसकी एक वजह यह भी है कि बीजेपी को अब पुराने इश्तियाल की जरूरत भी बाकी नहीं रही है, इसलिए कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के नाम पर जो वो सियासत करती रही गुज़िश्ता कई सालों से, उसमें वो कामयाब हो चुकी है। अब इसके अलग अलग जो चीज़ें हैं, आज हम लोगों ने सारा दिन ड्रामा देखा नेशनल मीडिया में, जिस तरह से उछल उछल की खबरें पेश की जा रही थी और पल पल की खबरें गुज़िश्ता कुछ 8 दिनों से, जब से भूमि पूजन की तारीख तय हुई थी, सारी चीज़ें हम लोगों के सामने हैं। बह गए उसकी तफसीलात में हमें जाना नहीं है, इसलिए कि जो है जो भी है मस्जिद थी और हमेशा रहेगी। अगर उस पर कोई गासिबाना कब्जा भी कर लेता है तो उस ज़मीन की अहमियत में कोई या उस मस्जिद में जो वहाँ पर थी उसकी इसमें कभी कुछ कमी नहीं आएगी। और वैसे भी वक्त बदलता रहता है, हालात बदलते रहते हैं और हमारे सामने दुनिया की तारीख पड़ी हुई है कि किस किस तरह से फैसले बदले, जगह बदली, ज़मीनें बदली, लोग बदले, सियासतदान बदले, हुक्मरान बदले, फैसले बदल गए, एक ज़मीन दूसरे के हवाली हो गई, दूसरी ज़मीन तीसरे के हवाली। ये दुनिया की तारीख है और बार बार अपने आप को दोहराती रहती है। इसमें हमें नाउम्मीद होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपना रब्त अपने रब से मजबूत करने की ज़रूरत है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब में आपको ले चलूँ। और आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में उसकी खुसूसी जो उसका शनाख्त थी उसको ख़त्म करने को 1 साल मुकम्मल हो गया है, लेकिन इस बात को लेकर के तुर्की अभी भी नाराज़ है। तुर्की ने कहा है कि भारतीय आईन के तहत जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने पर मबनी कानून के इतलाक़ को 1 साल मुकम्मल होने के बाद वहाँ की सूरत हाल मज़ीद बदतर हो चुकी है, अबतर हो चुकी है। तुर्क वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान हामी आक्सोई ने इस कानून के 1 साल मुकम्मल होने पर अपने बयान में कहा कि भारतीय आईन के तहत जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने पर मबनी कानून के इतलाक़ को 1 साल का अर्जा गुजर चुका, मगर वहाँ मामलाती ज़िंदगी की सूरत बहुत ही भयानक होती जा रही है, जिसने इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम को भी मुतासिर किया। तुर्की इस तनाज़े की सियासी हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की तयशुदा करारदादों पर अमल दरामद का मुतमन्नी है। वाज़ेह रहे कि हिंदुस्तान ने गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को एक आईनी तरमीम के तहत जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करते हुए इलाके को 2 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया था, जिसके बाद भारतीय हिफाजती क़ुव्वतों ने ऑपरेशन के बहाने कश्मीरी अवाम पर दबाव बढ़ाते हुए वहाँ इंटरनेट, टेलीफोन और दीगर मवासलाती ज़राए की सहूलियात को कम करते हुए मकामी सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारी शुरू कर दी थी, जो अभी तक ये सिलसिला जारी है। और 1 साल हो गए, अभी तक यहाँ तालीमी इदारे भी बंद हो चुके हैं, हर तरह से बुनियादी सहूलियात ना सरकार की जानिब से है, वहाँ की फसलें भी तबाह बर्बाद हो चुकी हैं, कोई ख़रीदने वाला नहीं, लॉकडाउन की वजह से आमद-ओ-रफ्त और फिर इंटरनेट में ना होना, ऐसी बहुत सारी चीज़ों की वजह से इस वक्त जम्मू कश्मीर और वादी और घाटी के हालात नाकाबिले बयान है। और ये सारे के सारे मसाइल वही शख्स जान सकता है जो वहाँ के अंदरूनी हालात से वाकिफ़ होगा। बहरकैफ नाज़रीन, आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ, और वो खबर है इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने खबरदार किया है कि कोरोना वबा के बाइस पूरी दुनिया को नस्ली फलाकत का सामना है। गुटेरेस ने ट्विटर पर अपने वीडियो पैगाम में कहा कि कोविड-19 वबा ने दर्स व तदरीस की तारीख में सबसे तवील मुद्दत का वक्फ़ा आया है कि इस दौरान 160 से ज़ायद ममालिक के 1 अरब से ज़ायद बच्चे स्कूल जाने से कासिर हैं। दुनिया भर में कम से कम 4 करोड़ बच्चों के केजी की तालीम से महरूम होने का इशारा देने वाले सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि कुर्रे अर्ज लातादाद इंसानी इस्तेदाद से महरूम हो सकती है। 20 साला सिलसिले पर कारी ज़रब लग सकती है, जिससे नस्ली हलाकत का खतरा जन्म ले सकता है। उनका कहना है कि आम वबा से कबल 25 करोड़ बच्चे स्कूल जाने से महरूम रहे थे और हमारी दुनिया को इस वक्त तालीमी बहरान का सामना है। हम आलमी बच्चों और नौजवानों की मुस्तकबिल का तयन करने के नुक्ते पर हैं। असर हाजिर में हुकूमतों और हमारे शिराकतदारों के फैसले करोड़ों नौजवानों की जिंदगियों पर तवील मुद्दत असरात मुरतब करेंगे। सेक्रेटरी जनरल का यह भी कहना है कि वायरस के फैलाव के मकामी सतह पर काबू में ले सकने वाले इलाकों में स्कूलों को खोला जाना चाहिए और तलबा को बाहिफाजत तरीके से तालीम हासिल करने का मौका फराहम किया जाना चाहिए, वरना बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ सकता है और इस तरह बहुत सारी जो है बेरोजगारी आम हो सकती है।
नाजरीन, मैंने सुबह आपको بیروت میں جو دھماکہ ہوا وہ ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی. ابھی یہ تفصیلات اور چھانبین جاری ہے کہ وہاں کیسے دھماکہ ہوا. سب سے مضبوط جو وجہ مانی جا رہی ہے دھماکے کی وہ یہ ہے کہ یہاں جو جمع شدہ خوفناک دھماکے کا مادہ تھا وہ خود پھٹ پڑا تھا. لبنان کے دارالحکومت بیروت میں منگل کی شام ہونے والے خوفناک دھماکے کی حتمی نوعیت کا تو فی الحال تعین نہیں کیا جا سکا. تاہم لبنانی وزیر داخلہ محمد فہمی کا بیان ہے کہ بندرگاہ کے گودام میں 6 سال سے پڑے ضبط شدہ ہزاروں ٹن امونیم نائٹریٹ کا ذخیرہ اس کی ایک وجہ ہو سکتا ہے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امونیم نائٹریٹ آخر اتنا خطرناک مادہ کیوں ہے؟ اس کے ذخائر کی طرف چشم پوشی کیا حکام کی غفلت تھی یا لاپرواہی، اور اس سے دنیا بھر میں کتنے دھماکے ہو چکے ہیں؟ امونیم نائٹریٹ بو کے بغیر قلمی صورت میں پایا جانے والا ایک شفاف مادہ ہے جو عام طور پر کھاد کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے. ناظرین، زراعت میں امونیم نائٹریٹ کو کھاد کی دانے دار شکل میں استعمال کیا جاتا ہے جو نمی کے باعث بہت جلد تحلیل ہو جاتا ہے، جس سے اس میں موجود نائٹروجن مٹی میں شامل ہو جاتی ہے. اس سے پودوں کی نشو و نما کے لیے نہایت اہم ہوتا ہے. گزشتہ دہائیوں کے دوران امونیم نائٹریٹ متعدد صنعتی دھماکوں کا باعث بن چکا ہے. مثلا ان میں خاص طور پر 1947 میں ٹیکساس میں ہونے والا دھماکہ قابل ذکر ہے، جہاں کارخانے میں 2300 ٹن امونیم نائٹریٹ کا ذخیرہ پھٹ گیا تھا اور جس کے نتیجے میں 500 افراد ہلاک ہو گئے تھے اور اس دھماکے سے 15 فٹ بلند سمندری لہر بھی پیدا ہوئی تھی. اسی طرح چین کے شہر تیانجن میں بھی 2015 میں اسی مادے کے پھٹنے سے ہونے والی تباہی میں 170 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے تھے اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے. اسی طرح سال 2013 میں امریکی ریاست ٹیکساس کے کھاد کے ایک پلانٹ میں جان بوجھ کر کیے جانے والے دھماکے میں 15 افراد ہلاک ہوئے. ایک اور اہم واقعہ 2001 میں فرانس کے شہر ٹولوس کے ایک کیمیکل پلانٹ میں ہوا تھا جس میں 31 افراد ہلاک ہوئے تھے. لیکن یہ ایک حادثاتی واقعہ تھا. یہ بات توجہ طلب ہے کہ 1995 میں اوکلاہوما شہر پر ہونے والے بم دھماکے میں بھی امونیم نائٹریٹ کا استعمال کیا گیا. امریکہ افغانستان میں بھی شدت پسند کارروائیوں کو روکنے کے لیے سال 2010 سے جنگ سے تباہال اس ملک میں ہمسایہ ممالک سے امونیم نائٹریٹ کی آمد کو روکنے کی سرتوڑ کوشش کرتا رہا ہے. بعض سینیٹرز نے اسے پاکستان کو دی جانے والی امداد سے جوڑنے کی بھی تجاویز دی تھی. یونیورسٹی آف رہوڈ آئی لینڈ میں کیمسٹری کے پروفیسر جمی آکسلی نے AFP ایک چینل کو بتایا ہے کہ عام طور پر زرعی سٹوریج کے معمول کے حالات اور کم درجہ حرارت میں امونیم نائٹریٹ میں آگ بھڑکنے کے امکانات نہیں ہوتے. انہوں نے کہا اگر آپ بیروت دھماکے کی ویڈیو دیکھیں تو آپ اس میں دھوئیں کے سیاہ اور سرخ بادل دیکھ سکتے ہیں جو ایک نامکمل کیمیائی رد عمل کا نتیجہ تھا. میں یہ فرض کر رہی ہوں کہ وہاں ایک چھوٹا سا دھماکہ ہوا ہوگا جس نے امونیم نائٹریٹ سے پیدا ہونے والے اس المناک پھیلاؤ کے حامل رد عمل کو جنم دیا. میں نہیں جانتی کہ چھوٹا دھماکہ ایک حادثہ تھا یا کسی مقصد کے تحت جان بوجھ کر کے وہاں کیا گیا تھا. یعنی کہ پہلے ایک چھوٹا دھماکہ کیا گیا تھا، کسی نہ کسی صورت میں آگ لگانے کی کوشش ہوئی تھی. اب یہ آگ لگائی گئی تھی یا خود آگ لگی تھی یہ بعد میں جا کر کے پتا چلا. یہ کہنا ہے پروفیسر جمی آکسلی کا. ماہرین کے مطابق امونیم نائٹریٹ مہمیز جیسے کام کرتا ہے. آکسیجن کی مدد سے یہ جلنے کے عمل کو تیز کرتا ہے، تاہم یہ خود آتش گیر مادہ بھی نہیں ہے. ان وجوہات کی بنا پر امونیم نائٹریٹ کو ذخیرہ کرنے کے بارے میں بہت سخت اصول بنائے گئے ہیں جس میں اسے ایندھن اور حرارت کے ذرائع سے دور رکھنا اہم ترین نکتہ ہے. امونیم نائٹریٹ کے باعث پیش آنے والے حادثات اور اس کے دہشت گردی میں استعمال کے خدشے کے بعد یورپی یونین میں بہت سے ممالک کا مطالبہ ہے کہ کیلشیم کاربونیٹ کو امونیم نائٹریٹ میں شامل کیا جائے. کیلشیم کاربونیٹ بھی ایک اللہ کی جانب سے قدرتی ایسی چیز ہے جو دھماکہ خیز مادوں میں استعمال کیا جاتا ہے دھماکوں کے لیے. امونیم نائٹریٹ بھی اسی طرح کی ایک قسط ہے تاکہ کیلشیم امونیم نائٹریٹ تیار کیا جا سکے جو زرعی استعمال کے لیے ذخیرہ کرنے میں بھی زیادہ محفوظ ہے. امریکہ میں اوکلاہوما حملے کے بعد اس مادے کے حوالے سے قواعد و ضوابط کو سخت کر دیا گیا تھا. ان تمام خطرات کے باوجود جمی آکسلی کا ماننا ہے کہ زراعت اور تعمیرات کے شعبے میں امونیم نائٹریٹ کا استعمال ناگزیر ہے. انہوں نے کہا اس جدید دنیا کی تعمیرات اور ہماری موجودہ آبادی کو خوراک فراہم کرنا امونیم نائٹریٹ کے بغیر ممکن نہیں تھا. ہمیں امونیم نائٹریٹ کی ضرورت ہے لیکن ہمیں صرف اس کے غلط استعمال کو روکنا ہے. یعنی جو چیز
ہمارے لیے ایک انسان کی بہتری کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کو غلط کاموں کے لیے بھی، دھماکوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اس وقت دنیا کی آبادی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ جو ان کو روزی روٹی پہنچانے کے لیے کھاد کی ضرورت پڑتی ہے، جہاں سے جو پودوں کو اگایا جاتا ہے، زراعت والا پیشہ اپنایا جاتا ہے. تو زراعت کے پیشے میں اپنانے کے لیے امونیم نائٹریٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو کھاد کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے، جو بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے مٹی پر، پھر مٹی کے بعد پودوں پر، اور موسم کے حساب سے اس کا جو کھلاؤ اور اس کا پھیلاؤ پھیلتا جاتا ہے. ایسے حالات میں اگر اس کو ذخیرہ بنا کر کے رکھا جائے جو آتشگیر مادے کی شکل اختیار کر لے، پھر اس طرح کا بہت بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے. یہ جو ہے جمی کا کہنا تھا. بہر ناظرین، جب سے یہ دھماکہ ہوا ہے اس وقت سے جو ہے اس بات کو لے کر کے الگ الگ قسم کے تبصرے آ رہے ہیں کہ حملہ ہوا نہیں ہوا، ہوا تو کیسے ہوا، آگ لگی تو کیسے لگی. بہت ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں وہاں کی مقامی جو بھی سیکورٹی فورسز ہیں جو تحقیقات کر رہے ہیں ان لوگوں کے سامنے آنے کے بعد ہی ہے. اس لیے کہ اب اس بات کو لے کر کے بہت زیادہ تبصرے سوشل میڈیا میں چل نکلے ہیں کہ اسرائیل کی بھی سازش ہو سکتی ہے. بہرکیف ناظرین، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں، کچھ تفصیلات تھی جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ضروری تھا، آپ لوگوں کے سامنے آئی. مجھے یہاں پر اجازت دیں. آج دو ہی خبریں تھیں، آپ جو پورے عالم بھر میں خبر تھی لبنان کی اور ہماری نیشنل میڈیا میں تھی بھومی پوجن کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ آج زیادہ ویسے خبریں بھی نہیں آئی ہیں. بہرکیف مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.